अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस 1947 टू 2023। तो देखते हैं भाई पाकिस्तान के क्राइसिस उस दिन से चलते हुए अब तक भी वैसे के वैसे कोई चेंजिंग नहीं आई खास, जिसकी वजह से ये क्राइसिस ख़त्म हो सकें। तो देखते हैं वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात तो सबको पता ही है। महंगाई अपने चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान बाहरी मुल्कों से भीख मांग रहे हैं। लेकिन कोई वक्त था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से भी अच्छी स्थिति में थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से बेहतर थी और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर भारत से कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान धीरे धीरे कर्ज के बोझ के नीचे दबता गया और इसकी इकोनॉमी आज डूबने के कगार पर है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको 1947 से 2022 तक पाकिस्तान की ऐसी यात्रा पर जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कई उतार चढ़ाव देखे और साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे 1998 में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने की सनक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पाए उखाड़ दिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान को भारत के राजस्व का 17% और सेना का 35% हिस्सा विरासत में मिला। लेकिन यह बंटवारा रातों रात नहीं हुआ था, इसमें काफी वक्त लगा। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सर पर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं था। आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 3 रुपए 31 पैसे थी। तब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास थी और भारत की तरह पाकिस्तान की सरकार भी रेफ्यूजी संकट से जूझ रही थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उसका एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले अच्छी उपजाऊ जमीन थी और कई अहम नहरें भी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। हालांकि पाकिस्तान का शुरुआती दौर खुद को स्टेबल करने और कश्मीर को हासिल करने की जंग में ही गुजर गया। अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शुरुआत हुई, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच करेंसी डिस्प्यूट शुरू हो गया। यहाँ तक कि उस वक्त आरबीआई में काम करने वाले मुस्लिम और नॉन मुस्लिम स्टाफ का क्या होगा, इस पर भी काफी लंबी खींचतान चली थी। अगस्त 2022 में पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी 3 बिलियन डॉलर थी और विकास दर 1.8% दर्ज की गई थी। हालांकि 1952 में हुए कोरियन युद्ध ने पाकिस्तान में व्यापारिक वर्ग को फलने फूलने का पूरा मौका दिया, लेकिन अपने शुरुआती दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके पीछे की सबसे अहम वजह थी उस वक्त की अस्थिर सरकारें। लेकिन फिर साल 1958 में आर्मी ने पाकिस्तान की सियासत पर पूरा कंट्रोल कर लिया और अयूब खान को पाकिस्तान का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया, जिसके कुछ वक्त बाद ही अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अयूब खान के एरा में पाकिस्तान ने नए सिरे से ग्रोथ करनी शुरू की और 1958 से 69 के बीच पाकिस्तान की इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ रेट 5.82% रहा। पाकिस्तान में कई सुधार देखने को मिले और साउथ एशिया के किसी भी देश के मुकाबले पाकिस्तान उस वक्त 3 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। अयूब खान के शासन में पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% और एग्रीकल्चर सेक्टर 6% की दर से बढ़ा। पाकिस्तान बढ़ तो रहा था, लेकिन इस ग्रोथ का फायदा हर वर्ग के इंसान को नहीं मिल रहा था। अमीर और अमीर होते जा रहे थे और इस विकास का दंश ईस्ट पाकिस्तान की लेबर क्लास को भी झेलना पड़ा, जिसे काफी एक्सप्लॉइट किया गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने की एक वजह ये भी थी।
हालांकि अयूब खान के वक्त पाकिस्तान और तेजी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन 1965 की जंग ने उसकी ग्रोथ को पीछे धकेल दिया। 1960-65 के दौर में जो पाकिस्तान सालाना 3 गुना तेजी से ग्रो कर रहा था, जंग के बाद उसकी ग्रोथ में अगले 5 साल में 20% का डिक्लाइन दर्ज किया गया। फिर आया साल 1971। पाकिस्तान के हुक्मरानों की गलत नीतियों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी डाउनफॉल देखना पड़ा। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया और भुट्टो रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए। भुट्टो का झुकाव सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था, जिसके चलते भुट्टो ने कई ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त पाकिस्तान के लिए सही नहीं थे। भुट्टो ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर और कुछ इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया, जिससे इंडस्ट्री को नुकसान हुआ और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ जो 1960 के दशक में 6.8% पर एनम थी, वो 1970 के दशक में कम होकर 4.8% पर एनम पर आ गई। और जब 1977 में भुट्टो को सत्ता से बेदखल किया गया, उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी $15.13 बिलियन थी। फिर आया जिया उल हक का दौर, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। हालांकि इस दौर में पाकिस्तान ने तरक्की तो की, लेकिन अपने दम पर नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों की मेहरबानी के बल पर। सितंबर 1978 में जिया उल हक ने पाकिस्तान का राष्ट्रपति पद संभाला और 17 अगस्त 1988 को एक प्लेन क्रैश में अपनी मौत तक वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। इस दौर में पाकिस्तान की ज्यादातर पॉलिसीज को आईएमएफ ही सपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते 1982 में आईएमएफ की सिफारिशों पर पाकिस्तान में पहली बार पॉलिसीज में स्ट्रक्चरल बदलाव भी किए गए। लेकिन ना तो पाकिस्तान सरकार को यह मंजूर था और ना ही आर्मी को, लेकिन उस वक्त इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। असल में पाकिस्तान ने 1950 में ही आईएमएफ को ज्वाइन कर लिया था और 1958 में उसने पहली बार आईएमएफ से $2.5 करोड़ का कर्ज लिया था। फिर 1965, 68, 72, 73, 1974, 77 और 1980 तक पाकिस्तान आईएमएफ से करोड़ों डॉलर का कर्ज ले चुका था। यानी पाकिस्तान पहले ही उस वक्त तक आईएमएफ के कर्जे के नीचे दब चुका था। लेकिन पाकिस्तान के दिन बदले अफगान सोवियत वॉर के चलते। अफगानिस्तान में रशिया को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए थी और जिया उल हक ने इस मदद के बदले अमेरिका से अरबों डॉलर ऐंठे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए अफगान मुजाहिदीनों को $5 से $7 बिलियन दिए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिला। साल 1983 में पाकिस्तान को यूएस से $3.2 बिलियन की मदद मिली, जिसके चलते पाकिस्तान ने उस वक्त आईएमएफ से लोन लेना बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर ढलान पर था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में आई तेजी और विदेशों में बैठे पाकिस्तानियों से आने वाले पैसे ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी बूस्ट किया। 1982-83 में पाकिस्तान की जीडीपी में फॉरेन रेमिटेंसेस का हिस्सा 10% के करीब था। यही नहीं, नारकोटिक ट्रेड ने भी 80 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी को संभाले रखा। उधर जिया के दौर में मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ा, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 7% था। वहीं सरकारी खर्चों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके चलते 1988 में पाकिस्तान सरकार का कुल कर्जा $290 मिलियन पहुंच गया। फिर जिया उल हक की मौत के बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का दौर आया और 1996 आते आते पाकिस्तान का कर्जा $900 मिलियन को पार कर चुका था। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ मामलों में भारत से बेहतर थी। 1990 के दशक के शुरुआती दौर में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से 25% ज्यादा थी। 1992 में जहां भारत की 52% आबादी की रोजाना इनकम $1 से कम थी, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ 11% आबादी ही ऐसी थी जो $1 से कम कमा रही थी। यही नहीं, उस वक्त लगभग 20 लाख पाकिस्तानी विदेशों में काम कर रहे थे, जिनके चलते विदेशी मुद्रा पाकिस्तान में फ्लो हो रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1990 के दशक के अंत तक पाकिस्तान आईएमएफ जैसी संस्थाओं के सामने रेंगने लग गया।
1996 तक पाकिस्तान का डेट $900 मिलियन पर था और IMF ने मदद के बदले स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की सलाह दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने टैक्सेस में बढ़ोतरी की और जनता पर महंगाई का बोझ पड़ना शुरू हो गया। फिर आया साल 1998 जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। पाकिस्तान की इस एक गलती ने उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रख दी। G8 ग्रुप में शामिल देशों ने पाकिस्तान पर कई तरह के व्यापारिक पाबंदियां लगा दी, जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी तगड़ा झटका लगा। 1998 में पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट महज 2.55% रह गया। पाकिस्तान की हालत काफी खराब थी। बाकी बची कुची कसर कारगिल युद्ध ने पूरी कर दी, लेकिन अमेरिका में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को फिर से संजीवनी दे दी। वो घटना थी 9/11 का हादसा। अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ी और पाकिस्तान की किस्मत फिर से चमक उठी। पाकिस्तान में फिर से पैसा फ्लो होने लग गया। 2001 से 2007 के बीच पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 17% तक बढ़कर GDP का 23% हो गई और पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट भी GDP का 17.8% से कम होकर 16.1% रह गया था। अकेले साल 2002 की बात करें तो अमेरिका द्वारा $11 बिलियन पाकिस्तान को भेजे गए थे। 2003 से 2007 के बीच पाकिस्तान की GDP लगातार 5% से ज्यादा पर ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान ने उस दौर में तरक्की तो की, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ना होने के चलते पाकिस्तान का ये अच्छा दौर भी खत्म हो गया। 2007-8 में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले 37% तक नीचे आ गया, जिसके चलते यूसुफ रजा गिलानी की सरकार ने IMF से $7.6 बिलियन का लोन लिया। फिर साल 2010 में आई भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचाया। 2013 में पहली बार डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 100 रुपए को पार कर 108 रुपए के स्तर को छू गया। 2013 से 2018 के बीच में पाकिस्तान की हालत कागजों पर तो सुधरती दिख रही थी, लेकिन IMF, चाइना और बाकी कई देशों से लिया गया लोन पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला करता चला जा रहा था। 2018 में इमरान खान के सत्ता संभालते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से डगमगाने लगी, जिसके चलते पहले सऊदी अरेबिया, फिर USA और फिर चाइना से लोन लिया गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार यही नहीं रुकी। हालत खराब होते देख 2019 में IMF से $1 बिलियन का लोन और लिया गया। फिर कोरोना महामारी ने पाकिस्तान की बची कुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया और आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट माइनस में चला गया। उधर पाकिस्तान के हालात सुधारने में नाकाम इमरान खान ने पाकिस्तान को भीषण कर्जे में डुबो दिया और अब शहबाज शरीफ भी डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए जेनेवा से $10 बिलियन का लोन लेकर लौटे हैं। हुक्मरानों के कर्जा लेने की इस आदत के चलते कभी भारत से अलग होकर एक आदर्श मुल्क का सपना पालने वाला पाकिस्तान आज $290 बिलियन के कर्जे के नीचे दबा हुआ है, जो उसकी GDP का 79% है। लेकिन इसके पीछे कसूर किसका है? पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तानी फौज का, आतंकवादियों को पालने का, या फिर कर्ज लेकर घी खाओ वाली पाकिस्तान की नीतियों का? सवाल कई हैं जो पाकिस्तान के सामने मुंह बाए खड़े हैं। तो ये है 1947 से लेकर अब तक की डूबते पाकिस्तान की पूरी तस्वीर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया। डूबता पाकिस्तान, इस वीडियो का नाम ही भाई दे देना था ये कि डूबता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान उन्होंने नाम दिया है, सिर्फ इंग्लिश में बता दिया है। कोई में आपको कोई शक नहीं इसमें भाई, गुस्सा लगता है इतना। जो अगर सीधा सीधा बोले तो फील लगता है कि इंग्लिश में नहीं फील होता है, इसीलिए कि डूबता पाकिस्तान। अब इसका कसूरवार किसको ठहराना है? हमारी अवाम है इस, क्योंकि अवाम से ही सब कुछ होता है। अवाम बेचारी ने ओ भाई, अवाम तब निकलती सोटे लेकर इनके पास से सेकती तो तब होना था कुछ ठीक है ना। अवाम तो अब चुप करके बैठी हुई है। काफी गुस्से में हो गया, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने ऐसे एक स्टेप लिए भी हैं
उन बेचारों के पास से नजर भी नहीं आ पाते ना उसके पासों की कोई जिम्मेवारी कोई लेता है। शहबाज गिल का अभी भी आपने बयान सुना होगा, शायद याद है, कि मुझसे कुछ ना पूछे बहुत मारते हैं। जैसे इमरान खान की लात में गोली मारी। इसलिए भाई अब आप ऐसी बातें ना करें। जो भी आवाज उठाता है ना वो बेचारा डर जाता है, क्योंकि उसने अपने पेट भी पालना है, अपने बच्चों का भी कोई मुस्तकबल बनाना है। एक हार्ड टाइम में या एक अच्छे टाइम में उसने बाप ही होता है, उसने तो भाई अपना जो भी टाइम है अपने फ्यूचर जो बच्चों का होता है वही बनाना होता है। अब लेकिन ऐसे हमारे पाकिस्तान का बाप कोई भी नहीं बना जो अपने बच्चों को सही रास्ते पर भाई लेकर चल सके। जो भी आया खाता गया पीता गया, किसी को जहाज में उड़ा दिया गया। रशियन वार का उन्होंने जिक्र, मैं कहता हूँ कि बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है भाई ने, बहुत तो उसको भाई दाद देते हैं इस चीज़ के ऊपर। इतनी उसने मेहनत की है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर की है, क्योंकि हमने इस बारे बहुत सारी चीज़ें देखी हुई भी हैं। लेकिन ये कि जो उन्होंने एक 10-15 मिनट में ये सारा कुछ जो है ना वो एक डब्बी में बंद कर दिया ना, ये उन्होंने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया, कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ना, ये जो इनको आदत पड़ी है ना डॉलरों की, ये उसका हुआ है। ठीक है ना, जब उस वक्त रशिया वार वो जो अफगानिस्तान में हुई थी, उस वक्त इनको जो 9-8-9 अरब डॉलर मिले थे ना, उसका नुकसान, क्योंकि वो इन्होंने क्या किया, उससे जो है ना वो मामला उठे। लेकिन वहां पे अगर कोई वहां पे थोड़ा बहुत दिमाग लड़ाने वाला बंदा होता ना, उसको ये पता चल गया था कि अब हमारे पास पैसा है, अब हम जो है ना वो अपने जो डिफरेंट जिस तरह एग्रीकल्चर है, सनत है, और भी बहुत सारे शोबे हैं, उनके ऊपर फोकस करें। नेवर उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई, उस तरफ जो है ना लोगों को बिठा दिया गया, चलो भी चस हमारे आप पैसे आते जाएंगे, हमारा जो है ना वो काम लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो जंग खत्म हो गई। फिर जो है ना वो अब पुलिस तो कोई पहले है नहीं थी, ना ही कोई ऐसा प्लान किया हुआ था जिसकी वजह से कोई मुल्क में बेहतरी होती है उसके लिए। फिर जो है ना एक दफा डावाडोल हो गए सारे। फिर आगे जो है ना वो फिर एक दफा सुनेगी, जिस तरह वो 9/11 वाकया हुआ, तो फिर हम तो भी पहले तैयार बैठे हुए थे कि हमें भी पूछे कि भैया आप हैं तैयार, तो वो उनको मौका मिल गया। तो वो उसके बाद फिर जो है ना वो मुशर्रफ साहब ने जो है ना उसके ऊपर भरपूर फायदा उठाया। जो भी मतलब उस वक्त था उसने भी इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो अंधाधुन पैसे लिए, और हम जो है ना वो उसी तरफ फिर दोबारा हो गया, फिर पैसा ही पैसा हो गया, फिर ग्रोथ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन उस वक्त भी जो है ना वो फोकस नहीं किया गया कि हम कम से कम कुछ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, कम से कम हम लोकली प्रोडक्शन के ऊपर जोर देते। नेवर, कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, फिर आपके सामने वो कारगिल जो है ना मैं ले डूबा। कारगिल के बाद फौरन जो है ना वो हम वो घास खा लेंगे, मिट्टी खा लेंगे, वो हम आप खा भी रहे हैं। आपने जंग जो रशिया के साथ हुई थी अफगानिस्तान की, तो इसमें आपने भी कूदे थे और पैसा आपने बहुत उधर से मतलब कि अमेरिका से भी लिया था, चारों तरफ से आपको डॉलर ही डॉलर आ रहे थे। लेकिन बात वही होती है ना कि भाई अपने आप को ही पड़ जाती है। अब जो भी उधर के लोग थे वो पाकिस्तान में पड़ गए। हाँ, आपका मतलब कि आपको पड़े तो वो इधर पाकिस्तान में, लेकिन आपने उससे भी फायदा उठाया कि इतने रिफ्यूजी हैं, हमें भी पैसा चाहिए, तो लोगों ने फिर पैसा डॉलर दिए, तो और लोग अफगानिस्तान से आए, आपने भी और पैसा खाया। पता नहीं कितने साल तक आप पैसा खाते रहे उनके नाम पर। भाई जब तक आपके इस ये जो होंठ है ना, ये जुबान है, इसके साथ वो डॉलर वाला चस्का लगा हुआ है ना, जब तक लगा हुआ है उस वक्त तक आप कभी किसी डायरेक्शन के ऊपर जो है ना वो नहीं जा सकते। जिस दिन वो उतर जाना है, जिस दिन आपको एहसास हो जाना कि भाई खुद कमा के जो है ना वो इसमें डालने हैं, उस दिन जो है ना वो आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब जो बड़े लोग हैं ना वो बैठते हैं तो ऐसी बातें करते हैं यार कि कोई अंग्रेज ही आकर कर लेना कब्जा, तो वो ही अच्छा हो जाए भाई, कोई सहूलतें तो देगा, कोई तरस तो खाएगा। इनको ये नहीं पता कि अब भी अंग्रेज ही हैं हमारे ऊपर। नहीं, वो बोलते हैं हमें पता है, लेकिन खुलकर सामने आए ना फ्रंट पर आए, हमें कुछ भाई इधर सहूलतें भी दे। वो अपने कुछ मकासद में, अब ये एक, मैं तो कहता हूँ ये भी एक लॉलीपॉप है, कुछ भी नहीं है। सारे जो है ना अब आपका है कि ये देखो दायरा लगा हुआ है, आपकी बाउंड्री है, कोई कैसे दाखिल हो सकता है जब तक आप उसको खुद उसमें जो है ना परमिशन तो भाई दे रहे हैं। तो यही तो मसला है ना। तो अब अगर वो खुल के आ जाते हैं तो ठीक है, अगर वो इनके ऊपर जो है ना वो फेंकते हैं तो, लेकिन ये तो अमेरिका की रियासत बता देनी चाहिए। फिल्में देखते थे, ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती थी,
आप भाई रियलिटी में सब कुछ हो रहा है हाँ जी, कि बिल्कुल। ऊपर गार्ड भाई बैठा हुआ है, आपने रियलिटी बतानी है, उसने आपको मार देना है। ऐसी आप भाई रियलिटी शुरू हुई है। चलो बहुत अच्छी भाई। हाँ, मैंने तो फिल्में ही देखनी छोड़ दी है क्योंकि कसम ले लो 3 साल हो गए कोई मूवी नहीं देखी। अब आपको ये जो मूवी ये है यहाँ movie- लिमिटेड मिल रही है, जिस वक्त मर्जी ओपन मर्जी करके देख open लें। कर लें। ये ऐसी मूवी नहीं ना मिलनी है आपको फिर से भाई। तो खैर भाई, आपने देखा डूबता पाकिस्तान हिस्ट्री, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।